नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अब सिर्फ संवैधानिक या फिर मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार बन चुका है। जब संविधान बना था और लागू हुआ था 1950 में, तो शिक्षा का अधिकार महज एक संवैधानिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद देश में नया कानून बना, आरटीई एक्ट 2009, और इस कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और सरकार की ये मंशा थी कि हर बच्चे को जो भी समान शिक्षा है, गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है, वो शिक्षा हर बच्चे को मिले। और इसके लिए इस कानून को लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 से। हम बात करें आरटीई एक्ट की, तो कई सारे प्रावधान इस कानून के तहत दिए गए हैं, लेकिन आज वर्तमान दौर में भी उन सारे प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीटें रिजर्व करने का कानूनी प्रावधान इस कानून के तहत दिया गया है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वो सीटें खाली रह जाती हैं और बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इस कानून का सही क्रियान्वयन होने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस कानून के प्रति जागरूकता की। आज के प्रोग्राम में, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 के कानूनी प्रावधानों की, किस तरीके से आम लोग उन प्रावधानों को जाने और किस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो इन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जितनी भी कानूनी कार्यवाही है या जो शैक्षणिक प्रावधान है उन पे पूरी तरह से काम करें, ये जानना ज़रूरी है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह जी। आप राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में एडवोकेट हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम दर्शकों को एक डेटा बताना चाहेंगे कि हमारे देश में आरटीई एक्ट लागू होने के बावजूद भी जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है वो ये है कि 2024-25 की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट है ASER रिपोर्ट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट ज़्यादा बढ़ा है, यानी 5.8% एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ा है और ड्रॉप आउट हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स का, यानी 95.8 मिलियन बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। ये बड़ी चुनौती की बात है क्योंकि 25% सीटें तो रिजर्व हैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एनरोलमेंट है वो 4.6% कम हुआ है, यानी इसको 121.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो इस बार कम हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप शैक्षणिक मामले भी कोर्ट में आप हैंडल करते हैं और लंबा अनुभव आपको है। आरटीई एक्ट लागू हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 15 साल के बाद भी कई सारी चुनौतियां हम देखते हैं कि कानून की पूरी जानकारी नहीं है, कई बार पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस प्रकरण में ये है कि जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, स्कूल है और जो इस सब में सम्मिलित हैं, उन लोगों को ओरिजिनली जो कानून की जानकारी वो पूरी तरीके से नहीं है। जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल में मिले, उसके लिए वो एक सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ पर उसको दाखिला दिलाएं और वो वहाँ पर अपनी शिक्षा अच्छी तरह पूर्ण करें। जब इस चीज़ के लिए वो जाते हैं तो राइट टू एजुकेशन उनको एक अधिकार दिलाता है आर्टिकल 21A के तहत कि वो उसमें अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने की जो प्राथमिकता है उनको पूर्ण करने के पश्चात वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे का वहाँ पर दाखिला हो जाए। लेकिन वर्तमान दौर पे कई सारी विसंगतियाँ करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उस 25% सीटों को भरने में किसी तरह की कमी रखते हैं ताकि वो किसी और तरीके से उस चीज़ों को भर सकें। बिल्कुल। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि उसमें वास्तविकता तौर के ऊपर जो वर्ग है, वांछित वर्ग है, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, वो उनसे वंचित है। और सिर्फ ये हो रहा है कि सिर्फ ये कागज़ों के ऊपर आरटीई एक्ट बना हुआ है और 25% की जगह मान लीजिए आपने सरकार की तरफ से एड उठाने के लिए आपने 10% सीटें भर दी, दैट्स इट। बाकी जो हैं वो नहीं भरी हैं, तो उससे जो वांछित वर्ग है वो उससे
अभावग्रस्त हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये चुनौती सबसे बड़ी है, क्योंकि जो सरकार का, या जिसे कहें कि सबका जो उद्देश्य और इस कानून को लाने के पीछे भी जो उद्देश्य था कि कमज़ोर और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, जो प्राइवेट स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फॉलो किए जाएं ताकि बराबर की शिक्षा उन्हें मिले। और अभी तो सरकार भी सभी सरकारी स्कूलों में जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही है। अनेक तरह के फंड्स दिए जाते हैं, अनेक तरह के स्कीम्स हैं जिनके तहत वो शिक्षा ले सकते हैं। एक और बात जानना चाहेंगे, इस कानून को ब्रीफ में अगर हम जानना चाहे, कोई भी अनजान व्यक्ति इस कानून के बारे में, मान लीजिए अपने बच्चे का एडमिशन कराना है उसे, तो कानून की कौन कौन सी जानकारी उसे होनी चाहिए? देखिए, पहली इसमें जो बात है वो ये है कि ये आपका जो भारत का नागरिक है उसका एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। बिल्कुल। जब वो दाखिला कराने के लिए अपने बच्चे का, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आयु वर्ग है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का है, और बच्चा प्रथम क्लास में ही उसमें अपना दाखिला हासिल कर सकता है। तो अभिभावक लोग ये चाहेंगे कि पहले अपने नज़दीकी जो विद्यालय है उसके बारे में पहले वो निर्णय लें कि हमें इस स्कूल के अंदर उसको दाखिला दिलाना है। वो एक समय होता है जब ये शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो वो दाखिले के लिए अपनी विज्ञप्ति निकालते हैं कि भाई इसमें बच्चे दाखिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उनका जो फॉर्म होता है वो नॉर्मल फॉर्म से अलग होता है कि भाई ये RTA एक्ट में ही एप्लीकेबल होगा, और नॉर्मल फॉर्म का जो स्कूल का जो आवेदन होगा वो इस कलर का होगा जी। तो उसमें वो पहले आवेदन करें और जो वांछित जो उसकी उसकी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करें। देन आफ्टरवर्ड एक लिस्ट निकाली जाती है कि उसमें वो बच्चा उसमें आता है कि नहीं आता, सिलेक्शन। दो चीज़ें वीरेंद्र सिंह जी आपने बोली है, एक तो ये कि नज़दीकी स्कूल और दूसरा ये कि एज ग्रुप। तो सबसे पहले नज़दीकी स्कूल के बारे में जान लेती हूँ, क्योंकि कितने क्राइटेरिया में स्कूल होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किलोमीटर्स की दूरी भी मायने रखती है बच्चे के लिए। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर हर स्कूल होना? जी, जो अपना कक्षा 1 से 5 तक है उसमें 1 से 2 किलोमीटर, और 6 से लेकर 8वीं क्लास के अंदर 5 किलोमीटर तक का दायरा है, जिसके अंदर उसको स्कूल जो है वो स्कूल के अंदर उसका दाखिला हो जाना चाहिए कि भाई उस नियर बाई स्कूल के अंदर उसका दाखिला। और दूसरा एज ग्रुप की मैं बात करूंगी, कई बार ऐसे भी मामले देखने में आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और बहुत ही ज़्यादा जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें बच्चे की उम्र 6 साल क्रॉस कर जाती है, और उसके बाद वो अगर RT में एडमिशन कराते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में भी अगर वो चाहते हैं, तो फिर वो एज ग्रुप के कारण कई बार लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आ जाते हैं। तो एज ग्रुप का क्या इसमें वो जानना चाहिए? जी, इसमें क्योंकि ग्रामीण परिवेश होता है या जिनको अपना ज्ञान नहीं होता कि भाई बच्चों को इस उम्र के बाद स्कूल के अंदर दाखिला कराना है, और उनसे ये चीज़ रह जाती है, और जब वो इस चीज़ के लिए संबंधित स्कूल के अंदर अपना आवेदन करते हैं तो स्कूल वालों का ये रहता है कि भाई आपका आयु निकल चुकी है और इसमें दिक्कत है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो उस चीज़ के लिए पहले तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं या जो वहाँ पर वेलफेयर कमेटी बनी हुई हैं उनको संपर्क करें कि हमें इस तरह की परेशानी आ रही है और स्कूल हमें इस तरह से दाखिला ना देने के लिए हमें कारण बता रहा है। पहले उनको आप अवगत कराएं। अगर उस अवगत कराने के पश्चात भी अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आप अपने विधिक सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। उसमें आप अपनी जो भी आपके लीगल अपने अधिकार है उनके लिए न्यायालय के न्यायालय के अंदर कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का एक डेटा है जो कि मैं आपको ड्रॉप आउट एनरोलमेंट का, ये बड़ी चुनौती है हमारे यहाँ, और ये बड़ा ही एक विकट परिस्थिति है कि एक तरफ कानून हमारे यहाँ मौजूद है और दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल्स के एनरोलमेंट के तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। 0 to 5th क्लास तक का ये डेटा है, और इसके अनुसार हमें लॉस हुआ है एनरोलमेंट में 2.5 मिलियन का, यानी क्लास 6 to 8 में एनरोलमेंट बढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, यानी 5,70,000 जो है वो इंक्रीज हुआ है, और 9 to 10th क्लास में 8,10,000 इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो प्री प्राइमरी जो नींव है बच्चों की उसमें ये एनरोलमेंट घटा है। तो जो दर्शक घर बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आप जो भी लोग ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, वो इस बात के लिए जागरूकता ज़रूर फैलाएं ताकि बच्चे की जो एक न्यूनतम एज है 6 से 14 साल की उम्र वो क्रॉस ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर कानूनी पेचीदगियां जो है वो शुरू हो जाती हैं एडमिशन्स में। तो 6 वर्ष से पहले ही वो एडमिशन की तैयारी करें, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए, और दूसरी जो कानून के प्रावधान हैं उनके प्रति भी जागरूक रहा जाए। हर प्राइवेट स्कूल 25% सीटें रिजर्व रखता है कमज़ोर और वंचित वर्ग के लिए, और अपने नज़दीकी स्कूल में जाके इसकी जानकारी अभिभावक भी ले सकते हैं ताकि वो समय पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकें। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी इसमें कि कई बार कानून की जानकारी ही नहीं होती है पेरेंट्स को, और कई बार स्कूल्स भी हम देखने में आते हैं कि स्कूल्स भी कानून का वायलेशन करते हैं। मान लीजिए 25 सीटें थी और उनमें से फेक सीटें भी हम देखते हैं कि
नाम उसमें आ जाते हैं और फेक क्योंकि फेक सीटों में जब नाम आ रहा है तो जो सचमुच में जो रिजर्व रखी गई हैं सीटें वो तो फुलफिल हुई नहीं, जो व्यक्ति हकदार था उसे तो मिला नहीं। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो कितनी कठिन है और इस तरह की स्कूल्स के लिए क्या पनिशमेंट है? देखिए, इसमें जो आपने जो बताया वो बिल्कुल सच बात है कि जो विद्यालय हैं, स्कूल्स जो होते हैं, वो लोग सरकार से सब्सिडी जो ग्रांट्स लेने के लिए अपनी जो पूरी रिक्वायरमेंट होती है 25% की, उसको दिखाते हैं कि हमने इनको पूरा भर दिया है, इसमें ये एडमिशन्स हो गए हैं, और उसमें कई सारे डमी कैंडिडेट होते हैं या कई सारे फेक जो स्टूडेंट होते हैं उनका उसमें एनरोल कर देते हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग संपन्न वर्ग से आते हैं और जो वांछित वर्ग है उसको उस जगह पे सीट का लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें स्कूलों के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है, उसकी अगर ये अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, और अगर उस कानूनी कार्रवाई के अंदर ये विसंगतियां पाई जाती हैं तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है और उसके खिलाफ कठोर और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कम से कम प्राइवेट स्कूल्स इस बात के लिए सतर्क हो जाएं कि इस तरह के फेक एडमिशन शो करना आपकी स्कूल की मान्यता को रद्द कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई बार कानून की बारीकियां जो स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी नहीं होती, और कई बार एक ही मॉनिटरिंग कहाँ होगी, इस वजह से भी इस तरह का कानून का वायलेशन हो जाता है। तो कानून का वायलेशन अगर आप कर रहे हैं तो सजा के लिए जरूर तैयार रहें। एक चीज और जानना चाहूंगी वीरेंद्र जी, कई बार बच्चे ना तो एडमिशन ले पाते हैं और ना ही वो उनके पेरेंट्स को उनकी जानकारी होती है। मान लीजिए एक बच्चे की उम्र बढ़ गई और कई बार बढ़ जाने के कारण या डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होने के कारण शिक्षा से बच्चे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि एडमिशन तो कागजों में तो शो हो गया लेकिन बच्चा क्लास में नहीं बैठ पा रहा है। तो इस तरह के लीगल मामले क्या आपके पास आते हैं, और आते हैं तो फिर क्या प्रोसीडिंग्स होती है उसकी? देखिए, इसमें अगर लीगल प्रोसीडिंग की अपने बात करें तो इसके अंदर आप जो कानून जो अभिभावक होते हैं वो वकील से संपर्क करते हैं, अधिवक्ता से संपर्क करते हैं। तो वो सबसे पहले तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी जो होते हैं, जो जिनके पास एजुकेशन का डिपार्टमेंट आता है, उनको विधिक नोटिस द्वारा ये अवगत कराते हैं कि इस तरह से अभिभावक को इस विद्यालय में दाखिले के अंदर परेशानी आ रही है। अगर उससे उनको मन वांछित अगर रिलीफ नहीं मिलता है, देन आफ्टर वो अपने जो विधिक अधिकारों का जो लाभ लेते हुए या उनको उसको पूरा करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कोर्ट में सीधे वो रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और रिट फाइल करने के बाद उसके अंदर कोर्ट के द्वारा उनको आदेश दिया, मतलब उनको रिलीफ मिलता है कि भाई आपका जो भी उनका स्कूल में दाखिला दिलवाना है या उस स्कूल के खिलाफ जो भी है वो उसमें उनको लाभ मिलता है, उनको उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश उनको मिलता है। जी जी, ये तो लीगल प्रोसीडिंग की है जिसके आगे भी हम बात करेंगे, फ्री लीगल एड की भी बात करेंगे। एक रोल सबसे बड़ा आता है एसएमसी का, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आरटीई के एडमिशन्स की मॉनिटरिंग करने की या फिर स्कूल का मैनेजमेंट करने की। एसएमसी का क्या रोल है आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग? एसएमसी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि ये जो है एसएमटी जो होती है वो जो 25% बच्चे जो आए गए हैं उनका जो मॉनिटरिंग करनी है कि उनका दाखिला होने के बाद उनका सही तरीके से उनका एजुकेशन हो, उनके ऊपर उनका केयर किया जाए, उनके जो बाकी जो उनके आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उनका रिजल्ट कैसा आया है, उनकी इम्प्रूवमेंट कैसी है, उनके ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, या वो किसी तरह अपने आप को किसी तरह अभावग्रस्त तो महसूस नहीं कर रहे कि हमको जो 25% बच्चे आए और उनको दूसरे जो वर्ग के बच्चे होते हैं वो इस तरह से फील कराते हैं कि आप हमारे यहाँ 25% जो कोटे में आए हैं तो आप हीन भावना से देखा जाता है, तो इस तरह से उनको डिस्क्रिमिनेशन भी दिया जाता है। तो उस तरह से जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसको देखना चाहिए बार बार कि भाई जो बच्चे आए हैं हमारे यहाँ दाखिला लेके उनको सही तरीके से इसके अंदर शिक्षा मिले और वो अपना अच्छी तरह सर्वांगीण विकास कर सकें। तो स्कूल कमेटी बार बार समय अंतराल के अंदर हर 2 महीने 3 महीने में अपनी जो बैठक करे और उसको देखे कि भाई हमारे जो बच्चे आए थे 25% उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, उनके एजुकेशन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, उनका जो जैसे उन्होंने दाखिला लिया पहली क्लास में और उनका दूसरी क्लास में जब इंप्रूवमेंट हुआ तो उनका अध्ययन के अंदर उनका इंप्रूवमेंट आया, उनके नंबर अच्छे आए हैं, उनका विकास हो रहा है उनकी, तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मतलब ये कि एसएमसी अगर एक्टिव है तो ना तो कानून का वायलेशन होगा और ना ही बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा। एक चीज़ आपने अभी जिक्र किया अपने आंसर में कि कई बार हरेसमेंट भी झेलता है कि बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन फील कराया जा रहा है, या फिर कई बार हम देखते हैं बच्चे को मारना या स्टिक्स का भी इस्तेमाल स्कूल्स में होता है। तो इस तरह का जो हरेसमेंट है बच्चे का वो इस कानून में किस तरह से प्रोहिबिट किया गया? देखिए, इसमें ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कि आप बच्चे को किसी तरह डराएं, धमकाएं, मारें या उसके खिलाफ
उसको किसी तरह से उसको डराएं कि भाई वो अपनी जो मन की बात है वो कह ही नहीं पाए। पढ़ाई का जो बोझ होता है वो बोझ नहीं, मतलब पढ़ाई के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन बच्चा उसे बोझ समझ लेता है, जबकि उसको डांटा जाता है या उसको किसी तरह से जो प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें जो टीचर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो टीचर को इसके अंदर अपने जो बच्चा है उसको बड़े प्यार से समझाना चाहिए, उसको इस तरह से बताना चाहिए कि देखिए आपका जो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है या नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या करना चाहिए। तो टीचर का रोल ये है कि वो अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ के उस बच्चे का सहयोग करे या उसको बताए कि आपको अपनी पढ़ाई में कैसे इंप्रूवमेंट करना है या कैसे आगे आना है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर के रोल पे मैं आऊंगी, क्योंकि रोल तो टीचर का बहुत बड़ा है, अकाउंटेबिलिटी दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो। लेकिन कई बार सही प्रशिक्षण के अभाव में या फिर कानून की बारीकियों को ना समझने के अभाव में या फिर जो चाइल्ड राइट्स हैं उनकी भी जानकारी नहीं होती है, तो इसके कारण कई बार टीचर्स के द्वारा भी वायलेशन होता है। तो कानून की तरह से, कानून के माध्यम से किस तरह से बाध्य किया गया है टीचर को? टीचर को बाध्य इस तरीके से किया गया है कि टीचर मनमानी तरीके से बच्चों के ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाने की कोशिश ना करें जी। बच्चों को अगर आप खुला छोड़ेंगे, उनको एकदम ओपन एयर देंगे, स्पेस देंगे, तो वो अच्छी तरीके से अपना विकास कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। टीचरों को उनके प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, नए नए तरीके निकालें जिससे कि उनको डर का माहौल ना रहे, उनको स्कूल का जो माहौल है वो अच्छा लगे और वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस कानून के तहत टीचरों को इस तरीके से कहा गया है कि आप अपने बर्ताव के अंदर बदलाव लाएं, और अगर आप इसमें अगर आपकी अनियमितता पाई जाती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा या आपको उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो आईटी एक्ट के अंदर। और प्राइवेट ट्यूशन तो बिल्कुल बैन है कानून के तहत। जी, प्राइवेट ट्यूशन तो बिल्कुल बैन है, क्योंकि उससे जो टीचर होते हैं वो अपना मन जो लाभ लेने के लिए वो ट्यूशन के लिए प्रेरित करते हैं कि ठीक है आप 25% के अंदर तो आप एडमिशन ले लिया है तो आप इसमें एक्स्ट्रा ट्यूशन हमसे लगवाइए। तो इस तरीके से अगर वो करते हैं तो उन्होंने गलत काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी जी जी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आरटी एक्ट का चैप्टर 4 वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल टीचर को डेडिकेटेड है। स्कूल टीचर को बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस कानून में, और बहुत सारी चीज़ों में कानून के माध्यम से बाध्य किया गया टीचर को। अगर कोई भी टीचर किसी भी तरह का हरेसमेंट करता हुआ पाया जाता है बच्चे का, तो न सिर्फ टीचर को नौकरी से निकाला जा सकता है बल्कि उसकी सर्विसेज को बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि टीचर्स को ये कानून जानना बेहद ज़रूरी है, और स्कूल्स को टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने ज़रूरी हैं ताकि वक्त वक्त पर इस कानून में जो संशोधन होते हैं, जो प्रावधान है, उनके बारे में भी जानकारी हो। और एक और चीज़ है इसमें कि प्राइवेट जो ट्यूशन्स हैं वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है सेक्शन 28 के तहत। तो जो टीचर्स इस तरह का प्रोफेशन कर रहे हैं और वो अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा इसी में ही चिल्ड्रंस और टीचर्स का रेशियो कितना रहेगा ये भी चैप्टर 4 में मेंशन किया गया है। तो मैं तो सभी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस कानून के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार चाहे आप टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसका भी ध्यान रखें, टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम समय समय पर करें और बच्चों के साथ भी इस कानून की जानकारी शेयर करें ताकि बच्चे भी आगे चलकर इस कानून का सही फायदा ले सकें। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी इसमें बात की गई है क्योंकि अब पॉक्सो कानून भी हमारे देश में लागू है और कई बार पॉक्सो के मामले स्कूल्स में भी देखने में आते हैं, अंडर 18 बच्चों के साथ कई बार जुवेनाइल के मामले भी देखने में आते हैं। तो ये सारे इस कानून के साथ किस तरह से इंटरलिंक्ड है? देखिए, स्कूल में जो कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, उस कमेटी का भी एक तरह से रोल इस तरह से होता है कि बच्चे का ना केवल जो उसको पढ़ाई की जा रही है उसके अलावा भी जो पूरी स्कूल के माहौल के अंदर उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उसके साथ कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, वो उन चीज़ों को बार बार एक अंतराल के पश्चात वो देखते रहें कि उस बच्चे का जो विकास हो रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जो उसके साथ कोई, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल का स्टाफ हो, चाहे स्कूल का जो मैनेजमेंट है, कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई अनैतिक गतिविधि की जा रही है या उसके साथ कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ उसको दंडित के लिए कार्रवाई स्कूल कमेटी रेफर कर सकती है कि भाई इस तरह से इसके अनियमितता पाई गई है स्टाफ के खिलाफ या मैनेजमेंट के खिलाफ, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। एब्सोल्युटली उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब मैं आती हूँ उस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर जिस पर अभी सरकार ने कुछ समय पहले ही उस पर निर्णय लिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी अब चेंज हो गई है, तो इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि पहले एक डर होता था बच्चा जो है वो, क्योंकि गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी बच्चों की, कई बार बच्चों को प्रमोट करना स्कूल की भी मजबूरी हो जाती थी, तो अब ये पॉलिसी चेंज कर दी गई। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि हमारे दर्शक
अवेयर हो सके? देखिए, इसमें पहले ये था कि बच्चों जो ये डर रहता था बच्चों के मन में कि भाई हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी हम पास हो जाएंगे, और अब ये रह गया है कि नो डिसीजन पॉलिसी, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको वापस उसी क्लास में रखा जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको दोबारा से उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर्स को मोर इफेक्शन बताया गया कि भाई आप उसके अंदर बच्चे की हेल्प कीजिए कि उसको क्या दिक्कत आई पढ़ाई के अंदर, और वो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट करके उस क्लास को अच्छी तरीके से पास करके दूसरी क्लास में प्रमोटेड हो, और उसकी जो 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 उसके अंदर कमियां रह गई या जो उसके अंदर उसके जो किसी तरह से उसको कारणवश उसके पढ़ाई में उसकी कमी रही वो उसको जाने, और उसके अभिभावक और बच्चे के तीनों के मध्य में एक तरह का तालमेल बैठना चाहिए कि किसी तरीके से वो उस बच्चे को उस चीज़ से बाहर निकालें और उसकी अच्छी पढ़ाई के अंदर उसका मदद करें। इसका मतलब ये है कि पहले जो ये होता था कि 5th क्लास में या 8th क्लास में बच्चे को प्रमोट ही किया जाएगा, अब ये बदल गया है कि बच्चे की प्रोग्रेस अगर प्रमोट वाली नहीं है तो उसे उसी क्लास में रखा जा सकता है। और इसका हमारे दर्शकों को बता दें, ये जो चेंज हुआ है ये केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल सभी के लिए ये पॉलिसी चेंज कर दी है। अब इस पॉलिसी में स्टेट जो है वो अपने हिसाब से इस पर नियम बना सकते हैं, और सेक्शन 16 के तहत ये शुरू की गई थी ये पॉलिसी, जिससे कि अब 2009 का ये 2019 में जो संशोधन हुआ आरटी एक्ट में, उसमें इस पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया गया है, इसे खत्म कर दिया गया है। और दूसरा ये कारण भी है क्योंकि NEP 2020 हमारे देश में लागू हो गया है, तो उसमें भी जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो भी अब लागू होते हैं। और सबसे अहम बात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना सरकार का उद्देश्य है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही ये डिटेंशन पॉलिसी जो थी इसे खत्म किया गया है। क्योंकि जो बच्चा 5th में या 8th में जो अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, या वो एक जो लेवल है प्रमोट होने का वो पूरा नहीं कर पा रहा है और उसे दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चा अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे एक और मौका दिया जाए और फिर से उसे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। सर, इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं, अगर लीगल कार्रवाई किसी को करनी हो तो फ्री लीगल एड तो हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन कहाँ संपर्क करें और कैसे लीगल प्रोसीडिंग होती है वो जानना चाहेंगे। जी देखिए, इसमें क्या है, आप उच्च न्यायालय और जो सेशन कोर्ट न्यायालय है उसके अंदर विधिक सेवाओं के अधिकार के लिए अपने एक विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। वहाँ पर जो पीड़ित वर्ग है या जो वांछित जो पर्सन है वो वहाँ जाके संपर्क कर सकता है। वहाँ जाने पे उसको एक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात उसको एक अधिवक्ता उसको अलॉट किए जाएंगे और वो अधिवक्ता उनकी पूरी बात सुनेंगे। बात सुनने के बाद उनको जो विधिक राय है वो देंगे कि इस प्रकरण के अंदर उनको क्या क्या लीगल जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कर सकते हैं, केस करने पे उनको क्या क्या रिलीफ मिलेगा, तो वहाँ पर वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, उनको एडवोकेट मिलेगा, फिर वो अपना केस फाइल करेंगे, देन आफ्टरवर्ड उसको उससे कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो लीगल एड के अंदर संपर्क करें, क्योंकि उसमें क्या लीगल एड फ्री लीगल एड सर्विसेज हैं, तो वहाँ उनको अपना जो हाई फीस है एडवोकेट्स को देने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे उनको एडवोकेट मिल जाएगा और उनको कोर्ट से रिलीफ मिलेगा उनको। जी जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि कई बार बहुत सारी कमेटीज़ बनानी होती हैं कानून के हिसाब से, जैसे SMC कमेटी है उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका एस्टेब्लिशमेंट, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसके अलावा पोस्ट कमेटी का बनना भी कानून में बाध्य किया गया है, क्योंकि RT एक्ट में तो नहीं आता है, लेकिन पोस्ट एक्ट के अनुसार हर स्कूल में पोस्ट कमेटी बननी ज़रूरी है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार उसकी भी कमेटी बननी ज़रूरी है, और इन सब कमेटीज़ के नंबर्स भी बोर्ड पर होने ज़रूरी हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो वो तुरंत कर सके। तो इस तरह की मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था स्कूलों में देखिए, इसमें आपने जो बताया वो बात बिल्कुल सही है कि नंबरों की व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर लिखे होनी चाहिए स्कूलों पे। आपने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर एक बॉक्स शिकायत पत्र लिखा बॉक्स टंगा हुआ रहता है, लेकिन वो एक जो बॉक्स है उस बॉक्स की अहमियत जब आगे आएगी जब उसमें अंदर जो हमें वातावरण इस तरीके का मिले कि जो पीड़ित वर्ग है उसमें जाके अपना आवेदन डाले या उसमें अपनी शिकायत दर्ज करे या उसमें डाले और उसको तुरंत उसको सोल्यूशन मिल जाए। ये ना हो कि उसका हैरेसमेंट हो कि आपने उसमें अपना लेटर डाला है और फिर उसके अंदर आपको कोई परेशानी हो रही है। तो आप जो कह रहे हैं नंबर भी लिखे होनी चाहिए, शिकायत अगर कोई करता है तो उसका तुरंत उसको निराकरण मिलना चाहिए और उसको पूरा समाधान हो जाना चाहिए। और राइट टू एजुकेशन का उसको पूर्णतः लाभ जब मिलेगा जब हमारा जो क्रियान्वयन है, देखिए कानून के द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसका क्रियान्वयन में कमी है। सरकार द्वारा प्रॉपर ग्रांट दी जा रही है, सरकार द्वारा स्कूलों को ग्रांट दी जा रही है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, स्कूल्स हैं और स्टेट्स हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन है इट विल बी दैट टोटली नॉट इफेक्टिव टू रियलिटी।
कि वो नहीं हो पा रहा है उसके अंदर। बिल्कुल, तो इम्प्लीमेंटेशन सही होना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आम जन को जागरूक होना ज़रूरी है। तो जितनी भी बातें वीरेंद्र सिंह जी ने बताई हैं उनमें से एक चीज़ अहम है कि जितनी भी कमेटीज़ हैं, चाहे वो पोस्ट कमेटी आप ले लीजिए जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के अकॉर्डिंग हर स्कूल में पोस्ट कमेटी बनना अनिवार्य है, मैंडेटरी है कानून के तहत। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आम लोग देख रहे हैं, आप खुद जाकर स्कूल्स में मॉनिटर कीजिए क्या इस तरह की कमेटीज़ बनी हुई हैं। इसके अलावा पॉक्सो से रिलेटेड कमेटी है वो बनी हुई है क्या, उसकी बोर्ड पर सूचना है कि नहीं। दूसरा, एसएमसी से मिलकर आम लोग भी मिल सकते हैं क्योंकि आम जन के बिना कोई भी स्कूल जो है वो अपनी प्रोसीडिंग पूरी नहीं कर सकता। आम जन जागरूक होंगे तो कानून का वायलेशन कम होगा, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाएगी। वीरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत ही अहम जानकारी इस कानून के तहत दी है और मुझे लगता है हमारे दर्शक उससे काफ़ी बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अहम जानकारी आपने प्रोग्राम में शेयर की। थैंक यू। दो चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में देखना चाह रहे हैं कि एक तो ये कि हम कानून के प्रति कितने जागरूक हैं। कानून अपनी जगह है लेकिन उसका सही क्रियान्वयन दूसरी तरफ है और उसमें जो कमी आती है वो है जागरूकता के अभाव की। तो जागरूकता के लिए कानून की बात आपके साथ है, तो हम तो हर बार यही कहते हैं कि कानून के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।